तो आज हम बात करने वाले हैं 1942 के उस तूफान की जिसे अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये वो लम्हा था जब आज़ादी की लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था और एक ही नारे ने पूरे देश को झकझोर दिया, करो या मरो। सोचिए जरा, साल है 1942। पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही है। ऐसे में भारत में इतना बड़ा आंदोलन क्यों छेड़ा गया? ये तो पक्का था कि जंग में फंसी ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल देगी। तो फिर इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया गया? इस क्यों का जवाब समझने के लिए हमें उस वक्त के माहौल में उतरना होगा। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा दबाव था जिसने इस संघर्ष को एकदम जरूरी बना दिया था। तो हुआ ये कि सबसे पहली और बड़ी वजह थी पॉलिटिक्स। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और वो बुरी तरह फेल हो गया। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई कि अंग्रेज अभी सत्ता देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गांधी जी, जो अब तक नहीं चाहते थे कि युद्ध में अंग्रेजों के लिए कोई मुश्किल खड़ी की जाए, अब समझ चुके थे कि एक बड़े और निर्णायक संघर्ष के बिना कोई चारा नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं थी, आम लोगों में भी गुस्सा और बेचैनी दोनों उबल रहे थे। जंग की वजह से महंगाई आसमान पर थी, जरूरी चीजों की किल्लत हो गई थी। ऊपर से दक्षिण पूर्व एशिया से खबरें आ रही थी कि कैसे अंग्रेज अपनी भारतीय प्रजा को जापानियों के भरोसे छोड़कर भाग रहे हैं। लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। एक आम माहौल बन गया था कि अंग्रेजी राज अब बस गिरने ही वाला है। और इसी उबलते हुए माहौल के बीच आया वो ऐतिहासिक पल जब इस आंदोलन को मिला उसका नाम और वो अमर नारा जिसने आज़ादी के दीवानों में एक नई जान फूंक दी। तारीख थी 8 अगस्त 1942। जगह थी बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी और बाहर हजारों की भीड़ धड़कते दिल से एक बड़े ऐलान का इंतजार कर रही थी। हवा में जैसे एक बिजली सी दौड़ रही थी, एक उम्मीद थी। और फिर गांधी जी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं। वो मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से ऐलाने जंग था। इस एक वाक्य ने संघर्ष का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और कमाल की बात यह है कि गांधी जी ने सिर्फ नारा नहीं दिया, उन्होंने समाज के हर हिस्से के लिए एक पूरा एक्शन प्लान बना दिया था। सरकारी नौकरों से कहा कि कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान करो। सैनिकों से कहा कि अपने ही लोगों पर गोली चलाने से मना कर दो। किसानों, छात्रों, राजा महाराजाओं, हर किसी को साफ साफ बताया गया था कि उन्हें क्या करना है। ये एक सोची समझी राष्ट्रव्यापी क्रांति की तैयारी थी। लेकिन इससे पहले कि ये प्लान जमीन पर उतरता, अंग्रेज सरकार ने अपनी चाल चल दी। और इसके बाद जो हुआ वो थी एक लीडरलेस क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसका कोई नेता ही नहीं था। 9 अगस्त की सुबह अंधेरा छटा भी नहीं था कि अंग्रेजों ने अपना जाल फेंक दिया। एक झटके में कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, नेहरू, पटेल सब के सब जेल में थे और किसी को पता नहीं था कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। सरकार को लगा कि उन्होंने सांप का सिर कुचल दिया है, अब आंदोलन शुरू ही नहीं होगा। पर सरकार का अंदाजा एकदम गलत निकला। नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आग की तरफ फैली और जो आम जनता थी वो खुद नेता बन गई। पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले होने लगे। लोगों ने रेलवे लाइनें उखाड़ दी, टेलीफोन के तार काट दिए ताकि सरकारी कामकाज ठप हो जाए। ये एक बेकाबू जनविद्रोह था। खास तौर पर बिहार और पूर्वी यूपी में तो ये आंदोलन एक असली बगावत बन गया था। कई जगहों पर तो हफ्तों तक ब्रिटिश राज का नामो निशान मिट गया था और लोगों ने वहां अपनी सरकारें बना ली थी। जनता के इस सैलाब को देखकर ब्रिटिश साम्राज्य सच में बौखला गया और फिर शुरू हुआ दमन का, जुल्म का एक ऐसा दौर जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये स्लाइड उस वक्त की सच्चाई को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ लोग थे जो सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहरा रहे थे और दूसरी तरफ थी सरकार जो लोगों को सरेआम कोड़े मार रही थी, पूरे के पूरे गांवों पर जुर्माना लगा रही थी और सोचिए, भीड़ पर हवाई जहाजों से गोलियां बरसा रही थी। आंदोलन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन सरकारी आंकड़ों से लगाइए। सिर्फ पहले हफ्ते में 250 रेलवे स्टेशन, 500 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस और 150 पुलिस थानों को निशाना बनाया गया। ये नंबर नहीं है,
ये लोगों के गुस्से का पैमाना है। और सरकारी जुल्म का आलम ये था कि 1942 के आखिर तक 60,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 60,000! ये संख्या अपने आप में क्रूरता और हिम्मत दोनों की कहानी कहती है। तो जब सरकार ने सड़कों पर चल रहे आंदोलन को बेरहमी से कुचला, तो आज़ादी की लौ बुझी नहीं, बस उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब ये लड़ाई जमीन के नीचे चली गई, एक अंडरग्राउंड मूवमेंट बन गई। अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन जैसे कई नेताओं ने एक अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा कर दिया। इनका काम था लोगों का हौसला बनाए रखना, उन तक पैसा और जरूरी सामान पहुंचाना, और सबसे जरूरी, बॉम्बे से सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाकर आज़ादी का पैगाम फैलाते रहना। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस अंडरग्राउंड मूवमेंट को हर तरफ से सपोर्ट मिला। बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा दे रहे थे, स्टूडेंट्स कुरियर का काम कर रहे थे, और गांव के आम लोग वो इन क्रांतिकारियों को पनाह देते थे, ये जानते हुए भी कि इसकी कीमत उनकी जान हो सकती है। अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। जब बाहर ये सब चल रहा था, तब जेल में बंद गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला। सरकार लगातार गांधी जी पर प्रेशर बना रही थी कि वो आंदोलन में हुई हिंसा की निंदा करे, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हिंसा लोगों ने नहीं, बल्कि सरकार की शेर जैसी क्रूरता ने भड़काई है, और इसी क्रूरता के खिलाफ उन्होंने 21 दिन के उपवास का ऐलान कर दिया। ये एक जबरदस्त नैतिक दाव था। इस पर ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन देखिए, ये आपको चौंका देगा। उस वक्त के वाइसरॉय लिनलिथगो ने लंदन लिखा कि अगर गांधी मर जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, इससे समझौता करना आसान हो जाएगा। सोचिए, वो गांधी जी की मौत का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। सरकार ने तो उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली थी, लकड़ियां तक जमा कर ली थीं। लेकिन गांधी जी की इच्छा शक्ति के आगे अंग्रेजी हुकूमत हार गई। 21 दिन बाद उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। वो जिंदा थे, और ये ब्रिटिश साम्राज्य की एक बहुत बड़ी नैतिक हार थी। हाँ, ये सच है कि 1942 के आंदोलन को ताकत से कुचल दिया गया था, लेकिन इसने ये दिखा दिया कि भारत अब और गुलाम रहने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि क्या आंदोलन के साथ साथ ब्रिटिश राज के कभी न हारने का जो घमंड था, वो भी हमेशा के लिए नहीं कुचल दिया गया था? सोचिएगा जरूर।